हे गाइस, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। दिस साइड ये दिव्यांशु बांजल सर। अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट ऑडिट का चैप्टर नंबर 7.4 जो कि 35-40 पेजेस के अप्रोक्स आपके स्टडी मेट में दे रखा है, अगर आप उस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखो और उसके बाद आप चले जाना। सर इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ सर, मैं आपको 30-40 मिनट्स के अंदर फ्रूटफुल सारी चीजें देने वाला हूँ, जिसमें आपको 35-40 पेजेस नहीं पढ़ना है। आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक इस वीडियो को देख के ला सकते हो। अगर आप छोड़ के जा रहे हो चैप्टर नंबर 7.4 मॉड्यूल का, जो कि 35-40 पेजेस अप्रोक्स इसमें जाने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू करो। 35-40 मिनट्स की जितनी भी वीडियो जाएगी आपको दिख रहा होगा बाहर पे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने मिनट्स की है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इतना बना के भेजूंगा आपको कि आप कितना सर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक ला सकते हैं। सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है? इस चैप्टर का वेटेज सर हो सकता है 0 मार्क्स का क्वेश्चन आए, मतलब क्वेश्चन ही ना आए, हो सकता है 7 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सर इसमें मॉक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है 7 मार्क में, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आप छोड़ के जा रहे हो, 30-35 पेजेस नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को देख लेना। 30-40 मिनट्स में ये पूरा का पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया। जो जो चीजें फ्रूटफुल लग रही हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ किया हुआ है। इस वीडियो को देख के जाओ। अगर आप छोड़ के जा रहे हो, अगर आप पूरा ही कर रहे हो इस चैप्टर को, तो फिर अच्छी बात है, पूरा करो। नहीं कर पा रहे हो, अगर आप छोड़ के जा रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को देखे बिना मत जाना। और सर ये जो चैप्टर है, मैंने मेरी बुक का, मेरी ये समरी बुक है, इस समरी बुक का चैप्टर नंबर 11 है। नाम वही दे रखा हुआ है, ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही है। चैप्टर नंबर 7.4 मॉड्यूल का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है सर, अगर आपको नोट्स चाहिए, ये चैप्टर 11 चैप्टर जो मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये पूरी की पूरी समरी बुक चाहिए जो कि 100 पेजेस की है, सब कुछ मैंने सारा का सारा कंटेंट 100 पेजेस में समअप किया है। पूरा का पूरा ऑडिट 2016 से लेकर अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं सब कुछ इसके अंदर डाला हुआ है, निमोनिक वगैरह हाईलाइटेड किया हुआ है, क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना, वो सब चीजें बताई होगी। अगर वो सब चीज चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप बाई कर सकते हो। और ये चैप्टर 11 चैप्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक डाल दूंगा, वहां से निकाल लेना। और पूरी बुक के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप कर देना, वहां से आप ले सकते हो। तो चलो भाई लोग, हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजों को मैं पहले डिलीट कर देता हूं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, अब हम इस चैप्टर को क्या करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो मैं पहली चीज बताता हूँ सर, वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है। अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा सर, वाउचिंग क्या होता है, सर वेरिफिकेशन क्या होता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है सर, वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है। वाउचिंग का मतलब क्या होता है सर, हमारे जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें होती है, मैं बोल सकता हूँ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली जो चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज़ें दे रखी हुई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब पढ़ा है तुमने अकाउंट्स में? जी सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज़ें दे रखी हुई हैं उसको करते हैं अपन वाउचिंग। जो बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दे रखी हुई होती हैं उसको करते हैं वेरिफिकेशन। सर वाउचिंग का मतलब क्या, मैंने बताया हुआ है तुमको पहले भी, फिर से भी बताऊंगा। कोई भी इनकम हो रही है, ठीक है सर, इनकम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा सर, इनकम आएगी या फिर एक्सपेंडिचर जाएगा, और क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम क्यों है पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट मतलब फायदा, मतलब इनकम आ रही है। लॉस मतलब नुकसान, नुकसान मतलब क्या सर, हमारा एक्सपेंडिचर। सिंपल, अपनी लैंग्वेज में यही होता है भाई। ठीक है, तो तुम्हारी जो इनकम आ रही है, ठीक है, अब इनकम कैसे आ रही है सर, सेल करके आ रही है। मैंने कोई आइटम बेचा, तो मैंने इनवॉइस बनाया होगा, ठीक है, इनवॉइस बनाया, कैश आया होगा, ठीक है, तो उन्होंने बोला वाउचिंग करना है इस चीज़ की। क्या करना है, वाउचिंग करना है। तो इनवॉइस है और मेरे पास ही कैश आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करोगे ऑडिटर, क्या करोगे, इन दोनों को चेक करो कि भैया 1 लाख रुपए की सेल का तुमने इनवॉइस बनाया, 1 लाख रुपए आया अकाउंट में, आया या फिर कैश में आया कि नहीं आया। क्या करना है, चेकिंग करना। क्या करना, अपन अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे वाउचिंग का मतलब चेकिंग करना, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर होता है, कोई भी खर्चा किया, मतलब पैसा, ये हमारे हाथ में पैसा था, ये पैसा गया और सामने से बिल आएगा, भैया कोई भी खर्चा किया बिल देगा ना सामने वाला, तो अब इन चीज़ों को क्या करना भैया, चेकिंग करना। ठीक है, क्या करना है सर, चेकिंग करना कि भैया बिल लिया और एक्सपेंडिचर कितना उठ गया हमारे अकाउंट से, क्या कैश में गया, वो चीज़ चेक करना। इसको कहते हैं वाउचिंग करना। ये सर ऑडिट का पार्ट है। सर ऑडिट के अंदर ये चीज़ होती है, पहले जब तुम अगर आर्टिकलशिप में हो, इंटेंशिप आर्टिकलशिप कुछ भी बोलो, तो तुमसे स्टार्टिंग में वाउचिंग वेरिफिकेशन कराई जाती है। ठीक है, तो वाउचिंग का मतलब क्या है, तुम्हारे सामने सेल्स के बिल पटक देंगे, बहुत सारी फाइल, बेटा चेक कर, सेल की इनवॉइस चेक कर, किस दिन हुई, जीएसटी नंबर चेक कर जिस पार्टी को अपन ने सेल की हुई है, ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे चेक कर हमने सेल डाली कि नहीं डाली, टोटल सेल कैलकुलेट करो, टोटल कैश कितना आया वो कैलकुलेट कर, कितने का नहीं आया वो कैलकुलेट कर। चीज़ों को चेक करने को मैं बोलूंगा क्या,
वाउचिंग करना कि कौन सी चीज़ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीज़ों को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीज़ों को। सर वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब होता है जैसे तुम्हारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारे पास क्या डला हुआ है सर? बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास डला हुआ है लैंड, जमीन डली हुई है, या फिर मैं बोल सकता हूँ बिल्डिंग डला हुआ है, बिल्डिंग डला हुआ है, ठीक है सर। तुमने देखा कि भाई बैलेंस शीट में बिल्डिंग डला हुआ है, तुम कौन हो सर? ऑडिटर हो। तुम क्या करोगे यार, बिल्डिंग 1 करोड़ की, हाँ जी 1 करोड़ की, तो तुम कंपनी से पूछोगे भैया मेरे को बिल्डिंग बता कहाँ है, वो बोलेगा वो रही बिल्डिंग, तो ठीक है भैया वो बिल्डिंग ठीक है, बिल्डिंग ठीक है 1 करोड़ की है। अब अपन वेरीफाई करेंगे उसको, क्या करेंगे सर? वेरीफाई करेंगे कि बिल्डिंग 1 करोड़ की है कि वो 10 लाख की है, वो दिखा रहा है यहाँ पे 1 करोड़ लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो वो 1 करोड़ की है कि नहीं, अपन वैल्यूएशन करेंगे। सर वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सर इसकी रजिस्ट्री ले आओ, ले आओ, बोलेंगे भाई तू रजिस्ट्री ला, हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, वहां जाके साइट पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसको बोलते हैं भैया बैलेंस शीट की जितनी भी चीजें होती हैं उनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब कंफर्म करना, वाउचिंग का मतलब है कि भैया चेक करना चीजों को कि सही है कि नहीं है, ठीक है। सर बिल्कुल सही बात है। अब सर इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? देखो 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा एज इट इज, जैसे कि हमारे उसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है उस टाइप से आएगा कि इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, पहले वाउचिंग, व्हाट इज वाउचिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको क्या क्या पढ़ा रहा हूँ पहले एक बार तुम समझ लो, फिर उसके बाद अगर तुम, ऐसा ना हो तुम्हारे दिमाग में एक धारणा हो कि मैं इस लेक्चर को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज इतना ये पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद में आपको ये चीज आदर्शन इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, यही सबसे बड़ी समरी है, यही वाली, मतलब मैं यहाँ तक पढ़ाने वाला हूँ, बस मैं 2 पेज पढ़ा रहा हूँ, इस 2 पेज में से तुम्हें बहुत सारा कंटेंट मैं इस चैप्टर में से देने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज मेरे साथ 10 15 20 मिनट वीडियो में बने रहना, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसमें से वाउचिंग में से तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा। वाउचिंग पढ़ लो प्लीज, मैं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन, उसमें से कुछ ना कुछ फंसेगा, ठीक है सर। सर वाउचिंग का मतलब क्या? वाउचिंग रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूरेसी, ऑथोरिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका क्या चेक करना? एक्यूरेसी, भैया सही है कि नहीं। ऑथोरिटी, सेल करने की अथॉरिटी किसके पास थी, उसने किया या फिर किसी और बंदे ने किया, मतलब चोरी कर ली किसी ने, तो चोरी करने की अथॉरिटी होती है क्या? नहीं होती, तो वो चीज चेक करना है। ऑथेंटिसिटी चेक करना है किस चीज की सर? ट्रांजेक्शन की। क्या करना है सर? एग्जामिन करना है, एग्जामिन मतलब चेक करना है, ठीक है। दैट appears in the books of account with the help of vouchers of this transaction। वाउचर का मतलब क्या होगा? सेल किया तो सेल का इनवॉइस रखा होगा हमारे पास, मतलब कार्बन कॉपी रखी होगी, काउंटर फॉइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर हमने कोई भी चीज परचेस की होगी तो उसका बिल रखा होगा, ठीक है। कैश रिसीव्ड, कुछ कैश हमारे पास रिसीव्ड आया होगा तो हमने उसको रिसिप्ट वाउचर दिया होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ पेमेंट किया होगा तो अपने पास पेमेंट की रिसिप्ट आई होगी। इन सबको क्या करना है सर? अपने को चेक करने को क्या बोलेंगे? वाउचर, ठीक है। अब इसमें से दो या तीन पॉइंट पढ़ो। वो बोल रहा है कि वाउचिंग एग्जामिन्स वेदर, मतलब वाउचिंग में आप करते क्या हो, तो उन्होंने बोला है कि नो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन तो नहीं लिखा, वो चेक करो। एक आध लाइन, दो लाइन, एक दो लाइन और याद कर लो, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शंस आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डू सो। जो सेल्स के लिए हमने बंदा लगाया वही सेल्स कर रहा है, जो हमने बंदा लगाया कि भैया जो क्या बोलते हैं उसको, इनवॉइस इशू करेगा, वो इनवॉइस इशू कर रहा है। जो जिस बंदे को बोला कि बेटा तेरे को कैश कलेक्ट करना, सिर्फ तू कैश ही कलेक्ट करना, तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन्होंने अपने अपने काम किए हैं कि नहीं करे, ठीक है। ये लाइन याद कर लो, 2 लाइन हो गई। हाँ, और एक ये भी कर लो कि ऑल ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय द एंटिटी हैव बीन रिकॉर्डेड एंड नथिंग हैज बीन पर्पसफुली लेफ्ट आउट। इसको छोड़ो, इसको मत करो, पहली वाली लाइन को छोड़ो, ये वाली कर लो। प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड अगेंस्ट दी ट्रांजेक्शन। 3 लाइन इसके अंदर याद करो, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। सर 3 लाइन याद करो, बहुत है। तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज वाउचिंग, व्हाट इज वाउचिंग, तो ये पूरा लिख के आना है आपको। और पूछ सकते हैं हाउ टू डू वाउचिंग, हाउ टू डू वाउचिंग, वाउचिंग किस तरीके से होती है, तो ये 3 पॉइंट तुमको लिखना है, ठीक है। और ऐसे ही पूछ सकते हैं वाउचिंग के अंदर क्या एग्जामिन करते हैं, व्हाट शुड बी एग्जामिन्ड अंडर वाउचिंग, ठीक है। ये भी पूछ सकते हो, तो 3 पॉइंट तुम लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर ऐसा ही वेरिफिकेशन के अंदर, सर वेरिफिकेशन का मीन्स क्या? ये काट दो ऊपर की लाइन, यहाँ से याद करो। प्रोसेस ऑफ सब्सटेंशिएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भैया चीजों को वेरीफाई करना कि आपके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो रिकॉर्ड किए गए बुक्स ऑफ अकाउंट में, उनको क्या करना? वेरीफाई करना बाय मीन्स ऑफ physical inspection, examination of legal and official document, and the and then forming expert opinion as to existent ownership, possession, classification, ठीक है। इसकी तुम इतना याद रखो, देखो ये तो हाईलाइटेड पोर्शन, इतना याद रखो, इतना याद रखो। मैं बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ substantiation of assets and liabilities recorded in the books of account by means of physical inspection and examination, ठीक है, and
फॉर्मिंग एक्सपर्ट ओपिनियन, बस इतना लिखो, इतना पॉइंट लिखो बहुत है, इतना पॉइंट लिखो बहुत है। वेरिफिकेशन के अंदर मैंने फ्रूटफुल चीज इतनी निकाल के तुमको दे दी। ये कीवर्ड कीवर्ड लिख देना, एज इट इज सेंटेंस उठा के लिख देना कि अ प्रोसेस ऑफ सब्सटेंशिएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय मींस ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन, मतलब फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं अपन। एग्जामिन करना है अपने को, क्या एग्जामिन करना है, उसके डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, चलो एग्जामिन करना है लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे अपना ओपिनियन देना है, बात खत्म, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वेरिफिकेशन इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, 3-4 पॉइंट याद रखो। एग्जामिन, एग्जामिन करना है किस चीज को, एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिपोर्टिंग डेट, 31 मार्च हमारी रिपोर्टिंग डेट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, पता पड़ा उन्होंने बिल्डिंग बेच दी है, तुमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हो, तो वो चेक करना है। एग्जामिन करना ओनरशिप, क्या कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, ओनरशिप या फिर कंट्रोल, एसेट्स और लायबिलिटी का कंट्रोल हमारी एंटिटी के नाम पे है कि नहीं है। फिर देख सकते हैं पोजीशन चेक करना है कि पोजीशन रिपोर्टिंग डेट पे है कि नहीं, पोजीशन मतलब अपने पास ये जैसे माउस है, ये एसेट है हमारे पास है कि नहीं है, पोजीशन में है कि नहीं है, ठीक है। फिर एक आध पॉइंट और याद करना है तो कर लो। एग्जामिन द अकाउंटिंग, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एग्जामिन कर लो कि भैया अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, 3-4 पॉइंट इसके अंदर याद रखो, इनफ है। बस मैंने आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं सर। ओके ओके ओके, चलो अब मैं बात करता हूँ एजर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। आने वाला ये जो नीचे वाली जो चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें इसमें टाइम पास कर रहे हैं, ये सब किससे रिलेटेड है सर, ये डब्बे बने हुए हैं ना सर, यहाँ से यहाँ तक, व्हाट इज एजर्शन से लेके यहाँ तक के डब्बे के अंदर पूरा आने वाला चैप्टर कवर किया हुआ है। मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, दैट मीन्स आप आराम से 2, 3, 4, 5 नंबर आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप फ्रूटफुल चीजें दे रहे हो। चलो सर एजर्शन का मतलब बता दो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया हुआ था एजर्शन का मतलब, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सर एजर्शन का मतलब क्या होता है। सर एक एप्पल है, अब मैं एप्पल बनाता हूँ, ठीक है बना दिया एप्पल, ही ऐसा ही अपने को ड्राइंग व्राइंग ज़्यादा नहीं आती, ठीक है ये एप्पल है, ठीक है ये एप्पल है। अब मैं इसको देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि रेड कलर का है, ठीक है रेड है, ठीक है। तुम देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, तो तुम बोल रहे हो ये कैसा स्वीट है, मीठा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ रेड है, कोई बोल रहा है स्वीट है, ठीक है। कोई बोल रहा है भैया चेरी रेड है, चेरी रेड, बहुत सारे रेड होते हैं यार, मतलब कलर वाला अपने दिमाग नहीं लगाना। कोई बोल रहा है रेड है, कोई बोल रहा है चेरी रेड है, कोई बोल रहा है भैया स्वीट है, और डॉक्टर बोल रहा है भैया रोज खाया करो, ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी है, ठीक है हेल्दी है। तो है क्या सर, एक ही चीज है। मैं बोल सकता हूँ देखने के नजरिया, अजर्शन अजर्शन अजर्शन, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अजर्शन, ASSERTION, एजर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ सर एजर्सन। एजर्सन का मतलब होता है आपके देखने का नजरिया। ये एक एप्पल है, हाँ जी सर एक एप्पल है, मैं बोल रहा हूँ रेड है, मेरा देखने का एक नजरिया है। तुम बोल रहे हो सर ये चेरी रेड है, तुम्हारे देखने का अलग नजरिया है। कोई बोल रहा है सर स्वीट है मीठा है, कि उसका नजरिया ऐसा है। और एक डॉक्टर बोला भैया हेल्दी है, तो उसका देखने का नजरिया अलग है। मतलब एक चीज को अलग अलग तरीके से देख रहे हो, एक चीज को अलग अलग तरीके से देखने का नजरिया होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। लेकिन चीज तो एक ही है ना सर, हाँ सर चीज एक ही है। हिंदी में आपको बता दिया दर्शन का मतलब क्या होता है, कि भैया चीज एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से हम उसको देख रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन एदर्शन, ठीक है सर बिल्कुल अच्छी बात है। कल की वीडियो में या फिर परसों मैंने बताया था कि एदर्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है सर। अब ऐसे ही बैलेंस शीट होती है। अब मैं आता हूँ किस पे सर, ऑडिट पे। हालांकि एक और एग्जाम्पल दिया हुआ था, वो एग्जाम्पल और तुम ले लो, अभी तुम एक और एग्जाम्पल ले लो। सर एक बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, अच्छा बढ़िया हट्टा कट्टा आदमी, ये बंदा है सर, मेरी ड्राइंग सबसे बेस्ट है, कंपैरिजन बिल्कुल मत करना। सर ये बंदा है, मैं इसको बोल रहा हूँ ये हैंडसम है, तुम बोल रहे हो मोटू आदमी है, ठीक है। कोई और बंदा बोल रहा है क्या बोल रहा है कि भैया ये वो शार्प है, इंटेलिजेंट है। बंदा तो एक ही है ना, हाँ जी सर, हाँ, बंदा एक ही है सर, देखने का नजरिया अलग अलग है, ठीक है, बंदा एक ही है। ये मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है सर दिया था, अच्छी बात है। अब वापस आ जाओ, तो देखो सर अब अपन इसको ऑडिट में लगाने वाले हैं। सर किस में लगाने वाले हैं, ऑडिट में, कि अजर्शन का मतलब ऑडिट में क्या होता है। सर बैलेंस शीट दे रखी हुई है, हाँ जी सर बैलेंस शीट दे रखी हुई है। सर ये लैंड है, लैंड दे रखी हुई है 1 CR, 1 करोड़ रुपए की लैंड दे रखी हुई है बैलेंस शीट के अंदर। अब इस बैलेंस शीट को कौन पढ़ेगा, किसके लिए काम किया सर, शेयर होल्डर के लिए काम किया, मैनेजमेंट के लिए काम किया क्या, अरे भाई वो तो बना ही रहे हैं ना, वो तो बना रहे हैं। अपन क्या करेंगे, कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें किसका पैसा लगा हुआ है सर, पब्लिक का पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो हर साल ईयर एंड पे शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, हाँ जी सर होती है। तो उनके सामने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा ऑडिट की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, एनुअल जनरल मीटिंग, वो सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सारी चीज़ें रखी जाती है, मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर सब कुछ रखा जाता है। अब बैलेंस शीट देखी एक हमारे शेयर होल्डर ने, उसने देखा 1 करोड़ की दिखी हुई है, तो वो बोलता है भाई हाँ ये कंपनी के नाम पे ही होगी, कंपनी के नाम पे होगी। एक बंदे ने सोचा कि हाँ ये कंपनी के नाम पे होगी, ठीक है। दूसरे बंदे ने क्या सोचा, इसके अगेंस्ट में कोई लोन वगैरह
नहीं होगा, ठीक है, फ्री टू यूज है, आराम से अपन इस चीज को यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा बंदा क्या बोलता है कि भैया इसको मतलब ये कंपनी ने क्या किया होगा, मतलब ये कंपनी के हाथ पे होगी, किसी ने इसको उठा के क्या नहीं कि कब्जा नहीं किया होगा, हिंदी में बोल सकता हूँ कब्जा, के ए बी जे। अब कब्जा का इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँ मुझे नहीं पता, ठीक है, कि भैया गवर्नमेंट ने इनकी बिल्डिंग उठा के कब्जा तो नहीं कर लिया गया, ठीक है, इस तरीके से सोच रहा होगा कोई बंदा। हाँ जी सर, इस तरीके से सोच रहा होगा। तो ऑडिट में बोला कि बेटा ऑडिटर, जब तुम इसका ऑडिट कर रहे हो ना, इसकी बैलेंस शीट जब तुम चेक कर रहे हो ना, जो हमारा जो यूजर है, मतलब जो बैलेंस शीट को चेक देख रहा है, जो हमारा शेयर होल्डर है, वो क्या क्या चीजें सोच सकता है, प्लीज प्लीज उस चीज को तुम सोचो और इस पे अप्लाई कर लेना और वेरीफाई कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हमारा शेयर होल्डर सोच रहा है कि भैया ये कब्जा तो नहीं किया होगा, मतलब कब्जा नहीं किया मतलब हमारी लैंड दे रखी हुई है 1 करोड़ की, तो हाँ कंपनी के नाम पे कब्जा वब्जा किसी ने नहीं किया होगा। तो ऑडिटर प्लीज जाके एक बार चेक कर लेना, लैंड पे किसी ने कब्जा तो नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट ने तो नहीं ले गया, या फिर पड़ोसी ने इनकी लैंड तो नहीं चुरा ली, कुछ भी करके भाई घर बना लिया, आजकल ये सब चीज़ हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब किसी ने सोचा सर लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है इसके ऊपर, कैसा होता है भाई, कंपनी ने ये जो लैंड के जो पेपर है ना बैंक में रख दिया, बैंक से लोन ले लिया, तो एक बार प्लीज ऑडिटर चेक कर लेना ये जो लैंड है फ्री टू यूज है कि नहीं है, लोन वोन तो नहीं चल रहा। और ऑडिटर क्या सो वो सॉरी और यूजर क्या सोच रहा है, शेयर होल्डर क्या सोच रहा है भैया, कि ये कंपनी के नाम पे है कि नहीं, कंपनी के नाम पे है कि नहीं, किसी और के नाम पे हो, बेनामी प्रॉपर्टी उठा के रख दो। तो एक बार ऑडिटर प्लीज चेक कर लेना, रजिस्ट्री वगैरह चेक कर लेना और वेरीफाई कर लेना ये कंपनी के ही नाम पे हो। तो ये सर क्या है, जो हमारा यूजर है, जो हमारा शेयर होल्डर है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ऑडिटर से बोला जो हमारा जो यूजर है, हमारा जो शेयर होल्डर है, जो जो चीज़ें सोच सकता है वो एक बार तू वेरीफाई कर ले, ऑडिटर एक बार चेक कर ले वो ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला सर, आप समझ आया तुमको आदर्शन का मतलब, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया हुआ था आदर्शन का मतलब, वही सब घिसी पिटी बातें मैं तुमसे बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि भैया आदर्शन का यही मतलब निकल रहा है, ठीक है। आदर्शन की मीनिंग पूछ सकते हैं, कभी नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। फिर एक बार पढ़ तो लो, लेकिन एक बार पढ़ तो लो 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अदर्शन इज अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड बिलीव, विश्वास करने, वो सब फालतू की चीज दे रखी हुई, हाउ, ठीक है चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ तुम। सर ये चीज़ याद करनी है सर अपने को, सर ये चीज़ याद करनी है। अदर्शन, अब देखो मैं तुमको बता दूँ क्वेश्चंस किस टाइप से आने वाले, पहले समझो, इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है कि अपन ने परचेस किया गुड्स को, अपन ने परचेस किया गुड्स को, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली चीज़ें, देखो ये जो ऊपर का डब्बा दे रखा हुआ ना, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, ये पी एंड एल से रिलेटेड करेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी अपन सोच सकते हैं, जो भी अपन एदर्शन ले सकते हैं, उसके रिलेटेड बात कर दिया गया है। और ये वाला जो डब्बा है ना, ये बात करेगा हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड, मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है सर। हाँ जी सर। तो सर इन्होंने क्या बोला गया है, परचेस ऑफ गुड्स का, ये इन्होंने हालांकि एग्जाम्पल दिया है, इससे मैं पूरा चैप्टर तुमको सम अप करके दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ सर, परचेस ऑफ गुड्स किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा शेयर होल्डर क्या क्या चीजें सोच सकता है, अक्रेंस सोचेगा, पहला अजर्शन अक्रेंस, अक्रेंस का मतलब है कि क्या एक्चुअली में गुड्स परचेस किए कि नहीं, ये वाली लाइन अपने को याद करनी होगी। फिर दूसरा है कंप्लीटनेस, हमने जो भी परचेस की हुई है, मतलब कंपनी ने जो परचेस की हुई है प्रॉपर रिकॉर्ड किया होगा कि नहीं किया होगा, ऑडिटर तू चेक कर, ऑडिटर तू चेक कर, तो होगा कंप्लीटनेस, सेकंड अजर्शन कंप्लीटनेस। तीसरा है सर कट ऑफ, सर कट ऑफ का मतलब क्या, जिस साल के ट्रांजेक्शन है उसी साल रिकॉर्ड होना है, मतलब भैया 31 मार्च को 11:59 पर भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। हाँ जी सर 11:59 पर भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, या फिर मैं 31 मार्च को बोलूँ कि मैंने ऑर्डर लगा दिया, हाँ जी भैया 1 करोड़ का सामान निकाल दो, तो भैया मुंबई से चल के इंदौर आ रहा है 3 अप्रैल को आ पाएगा, लेकिन 31 मार्च को ऑर्डर दिया है ना, इवेंट कब अकर हुआ 31 मार्च को, तो बेटा 31 मार्च को परचेस लिख ले। तो बोला गया कंप्लीट, वो सॉरी कट ऑफ बोला गया, कट ऑफ का मतलब है जिस साल के ट्रांजेक्शन है उसी साल रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ऑडिटर प्लीज चेक कर लेना। फिर मेजरमेंट, मेजर करो सारे के सारे जितने भी परचेज, फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की परचेज, प्रॉपर तरीके से 10 करोड़ की परचेज लिखा है कि नहीं लिखा गया, जीएसटी कैलकुलेट कर लेना प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। एरर मेरर तो नहीं, कोई गलती वलती तो नहीं, वो सब चेक कर लेना। लास्ट वन है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तुम जो परचेस हुई है 10 करोड़ की, जो भी चीज़ हुआ उसको किस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाना था, हमारा जो इंडियस या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलते हैं, जिस तरीके से अपने को दिखाना था उस तरीके से दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो। ये होते सर एजर्शन, हमारे किससे रिलेटेड है सर, ये हमारे एजर्शन हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ों से रिलेटेड। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया, परचेस ऑफ गुड्स को परचेस किया तो उसके लिए हम क्या एदर्शन लेंगे। तो सर अब जैसे जो भी क्वेश्चन आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, वो मैं आगे नीचे तुमको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब उसमें अपने को
पहली लाइन लिखनी होगी भैया क्या है दर्शन है, पहला अक्रेंस, फिर दूसरा कंप्लीटनेस, तीसरा कट ऑफ, चौथा है मेजरमेंट, पांचवा है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। उसके बाद एक एक दो दो लाइन उसके सामने लिखनी होगी। पहले तुम ये याद करो, उसके बाद मैं अंदर की लाइनें तुमको समझा देता हूँ, अपने मन से बनाना एग्जाम के अंदर। मिनिमम बता रहा हूँ 2 3 4 5 नंबर तक आराम से मिल जाएंगे, अपने मन से ये लाइन अपने को बनाना होगी। अगर मैं बोलूँ कि बेटा अपन याद करने जा रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटा यहाँ लग जाएगा। इसी चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ टाइम लगने वाला है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये पूरा एज इट इज छाप लो अपने दिमाग में, जिससे तुम्हारा पूरा टाइम सेव होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने नंबर हम निकाल सकते हैं अपन निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, पहली चीज क्या है सर, अकरेंस। मैं याद कैसे करा रहा हूँ, OCC MP, OCC MP, OCC MP, इसका निमोनिक रखो OCC MP। MP मतलब मध्य प्रदेश। O का मतलब क्या होगा, अकरेंस। O का मतलब अकरेंस। C का मतलब कंप्लीटनेस, C का मतलब कट ऑफ, ठीक है। MP का मतलब मेजरमेंट, फिर P से होगा हमारा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। फटाफट इसको याद करो, जल्दी से जल्दी इसको याद करो। OCC MP, OCC MP, OCC MP, OCC MP, फटाफट याद करो। OCC MP, OCC MP, फटाफट इस चीज को याद करो। OCC MP, O का मतलब होगा अकरेंस, O का मतलब अकरेंस, C से कंप्लीटनेस, 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 कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, M से होगा मेरा मेजरमेंट, 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 फिर P से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, अकरेंस का मेरे को क्या मतलब दिखना है, ध्यान से सुना, ध्यान से, ध्यान से। मैं परचेस ऑफ गुड्स कर रहा हूँ, कोई भी चीज परचेज करना, अगर तुम्हारे पास आ रहा है परचेज से रिलेटेड या फिर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी चीज आ रही है, तो तुम्हें ये लाइन लिखना है। क्या लिखना है सर, अक्रेंस। अक्रेंस का हिंदी में समझना, फिर कॉमन सेंस का यूज करके लिखना है मालिक, ठीक है। कॉमन सेंस का यूज करके लिखना है। अक्रेंस का मतलब क्या है भैया, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे परचेस ऑफ गुड्स है, क्या मैंने परचेस किया है गुड्स का वो चेक करना है, ठीक है। या फिर कुछ खर्चा किया है मैंने, एक्सपेंडिचर की अगर अपन बात करेंगे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा तो ये चीज बदलेगी, सिर्फ एग्जाम्पल बदलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या एजर्शंस लेंगे परचेस ऑफ गुड्स करने में, ठीक है। आप क्या क्या एजर्शंस लेंगे कुछ सेल करने में, आप क्या क्या एजर्शंस लेंगे आप कुछ भी एक्सपेंस करने में। तो अब इन सब से रिलेटेड कुछ भी आए तो अकरेंस लिखना है। पहला चीज क्या, अकरेंस। अकरेंस मतलब क्या है कि जो हमने परचेस ऑफ गुड किया एक्चुअल में हुआ कि नहीं, या फिर अगर कोई भी चीज सेल कर रहा हूँ तो एक्चुअल में सेल हुई कि नहीं, फिर या फिर कुछ खर्चा है एक्सपेंडिचर किया तो एक्चुअल में हुआ कि नहीं। तो आपको लिखना है, रिकॉर्ड करो, क्या परचेज रिप्रेजेंट्स गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला गया, रिकॉर्डेड परचेज रिप्रेजेंट गुड्स। तुम इस तरीके से लिख सकते हो अकरेंस के अंदर, अगर गुड्स को परचेज कर रहे हैं, वेदर दी गुड्स हैव बीन सॉरी वेदर दी गुड्स हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इस साइड से लिख सकते हो। और वेदर दी गुड्स हैव बीन इन ट्रांजिट। और तीसरा पॉइंट ये भी बना, तुम्हें जितने पॉइंट बनाना है कॉमन सेंस से आप बना देना, ठीक है। यहाँ पे अपन अपने कॉमन सेंस से बना लेना, बट अकरेंस पूरा लिखना। अब ये भी लिख सकते हो आप, चेक करें, चेक वेदर दी इनवॉइसेस ऑफ परचेस हैव बीन रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ठीक है। इस तरीके से, इस टाइप से आप लिखोगे। पहला पॉइंट ये कंप्लीट होगा। पहले पॉइंट में आपको 2 पॉइंट लिख देना, परचेस किया कि हमारा कुछ इन ट्रांजिट में तो नहीं है, मतलब रास्ते में माल तो नहीं है। वेदर पूरी जो परचेस की हुई है हमारे पास रिसीव हो गई क्या, बिल रिसीव्ड हुए क्या, इस तरीके से आपको बनाना है। खर्चा किया है कुछ तो भैया वेदर 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 इनवॉइस हैव बीन रिसीव्ड की नहीं, वो क्या बोलते हैं, पर क्या कोई खर्चा करते तो वो सामने वाला इनवॉइस देता है, ठीक है। इनवॉइस आप याद रखो कि इनवॉइस हमको रिसीव हुआ कि नहीं, वेदर कैश का पेमेंट किया कि नहीं, ठीक है। इस टाइप से लिखना। फिर कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब क्या हो गया कि भैया जहां लिखना था वहां तुमने लिखा कि नहीं। जैसे पूरी परचेज है, मुझे कहाँ लिखते हैं अपन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा पूरी परचेज कि नहीं लिखा। क्या लिखा है इन्होंने, ऑल परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर हैव बीन रिकॉर्डेड एंड देयर इज नो अंडर स्टेटमेंट। मतलब अंडर स्टेटमेंट मतलब कि भैया 1 करोड़ की परचेज करी थी, 80 लाख रुपए की लिखी, मतलब 20 लाख से हमने परचेज नहीं लिखी। तो इन्होंने बोला ऑडिटर प्लीज चेक करना, क्या कंप्लीटनेस चेक करो, कंप्लीटनेस लिखना, उसके अंदर डैश लगा के लिखना, वेदर ऑल परचेज हैव बीन रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड और एनी और देयर इज नो अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। और कुछ अंडरस्टैंडमेंट नहीं हो, इस टाइप से लिख देना, ये कि यही शेप लेना, ठीक है। फिर है कट ऑफ, जिस साल का एक्सपेंडिचर है, जिस साल की परचेज है उसी साल लिखना है। 31 मार्च को, मैंने एग्जाम्पल भी दिया, 31 मार्च को अपन ने कोई भी चीज परचेज की लेकिन इन ट्रांजिट है, वो आई नहीं है, दिल्ली से आएगी मेरे पास, ठीक है, आई नहीं है, 4 अप्रैल को आई, तो मुझे लिखना पड़ेगा आज। क्यों, इवेंट तो अभी अगर हुआ ना, 31 मार्च को कॉल तो किया ना कि भैया परचेज परचेज के लिए फोन कर दिया, भैया मेरे को माल दे दे, ये पेमेंट पकड़, इवेंट तो आज कर दिया ना मैंने अगर। तो बोला गया कि जो परचेज है शेल
includes all goods received and in transit as they belongs to the relevant period. relevant period मतलब जिस पीरियड का उसी साल अपने को लिखना है, तो अपन ऐसे लाइन लिखते हैं ऑल परचेज फॉर द करंट ईयर शैल बी रिकॉर्डेड इन करंट ईयर और नॉट, ऑडिटर प्लीज इसको चेक कर, बस इस टाइप से आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम मेजरमेंट 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 का मतलब क्या है, जितने भी बिल वगैरह आए हुए हैं आप एक बार चेक कर लो कि पूरी परचेस टोटल परचेस चेक कर लो कि भैया 1 करोड़ की परचेस थी तो 1 करोड़ के बिल आए कि नहीं आए। तो ऑल परचेस हैव बीन मेजर्ड अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन दी सपोर्टिंग वाउचर, जो परचेस जो इनवॉइस होंगे उससे आप मैच कर लो परचेस इनवॉइस, टैली में चेक कर लो, जीएसटी में चेक कर लो, वो चीज़ आपको लिखना। फिर है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो परचेज है जहाँ पर डिस्क्लोजर देना था, जहाँ पर प्रेजेंटेशन करना था वो किया कि नहीं किया, इस टाइप से लिखना है। तो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर एज पर दी रेगुलेशंस इफ एनी हैव बीन अप्रोप्रिएटली डन और नॉट, इस टाइप से ये चीज़ अपने को लिखना है। ठीक है, अब मैं इसके कुछ कुछ चीज़ें और बताऊंगा जिससे और तुमको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है सर, और हम आराम से 28 मिनट्स का हो गया लेक्चर, 10-15 मिनट और खींचेगा, टेंशन मत, तो हम कर लेंगे इस चीज़ को। अब मैं बात कर रहा हूँ सर किस चीज़ के ऊपर, एसेट्स या फिर लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट अपने को लिखना है। सर पहला क्या है सर, एग्जिस्टेंस, कि हमारा जो एसेट्स और लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बैलेंस शीट में है जो दिख रहा है, बैलेंस शीट में मैंने एग्जांपल दिया था 1 करोड़ का लैंड है, वो एक्चुअल में है कंपनी के नाम पे कि नहीं है। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब क्या, ये भाई मेरे पास मशीन है, ये माउस है मेरा है भाई, इसके ऊपर मेरा राइट है, क्या है सर इसके ऊपर मेरा राइट है सर इसके ऊपर। दूसरी चीज़ है ऑब्लिगेशन, अगर मैं इसको उधार खरीद के आया हूँ, इस तो अगर मैं उधार खरीद के लेके आया हूँ, लोन पे लेके आया हूँ, तो इसका मेरे को पेमेंट करना है, इसके ऊपर मेरा ऑब्लिगेशन होगा। ठीक है, या फिर कोई लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी मेरे लिए क्या होती है, ऑब्लिगेशन, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कट ऑफ का मतलब समझा दिया, जिस साल परचेज किया भाई उस साल लिखना है। ठीक है, और फिर बोला गया कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस का मतलब होता है प्रॉपर रिकॉर्डिंग करो, क्या सर बैलेंस शीट में जहां आना चाहिए वहां पे आप लिखो, जैसे पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर नॉन करंट एसेट आता है, वहां आना चाहिए तो तुम लिखो, लिखा है कि नहीं लिखा प्लीज ऑडिटर चेक कर लो। इस चीज के बारे में बात किया। फिर बोला वैल्यूएशन, वैल्यूएशन करो भाई, कि आपने को जैसे 1 करोड़ की है तो तुमने 1 करोड़ की परचेस की तो 1 करोड़ का लिखो, डेप्रिसिएशन प्रॉपर तरीके से लगाया कि नहीं लगा वो सब चीज़ें चेक करो। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, रूल्स रेगुलेशन जो बोलते हैं, शेड्यूल 3 जो बोलता है उस हिसाब से अपने को लिखना है। ठीक है, इसको याद करने का मैंने आपको दिया है सर पीवीसी आरोही, पीवीसी आरोही, ये दिख नहीं रहा होगा आरोही, मैं आपको आरोही दिखा देता हूँ। ये देखा सर, हमको दिखा पीवीसी आरोही, पीवीसी आरोही, पीवीसी मतलब प्लास्टिक के जो पाइप आते हैं ना हमारे पीवीसी के होते हैं, आरोही 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 आरोही। ठीक है, आरोही किसी लड़की का नाम है तो आर ओ ई, ठीक है, इस तरीके से याद करना है। तो बोला गया भैया पी, पी से सबसे नीचे वाला, फिर है वी, पीवीसी, आर ओ ई, मैं रफ करता हूँ थोड़ा फिर दिखाता हूँ, आर ओ, ठीक है, और ई, क्या बोला है सर, पीवीसी, सी से हमारे 2 सी आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पी से होगा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, वी से मेरा वैल्यूएशन, सी से कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ। सर कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ तो यहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी थे, तो ध्यान रख लेना, कुछ भी तुम भूल गए हो आंख बंद करके ये चीज जरूर लिख देना, कंप्लीटनेस कट ऑफ, कंप्लीटनेस कट ऑफ और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये 3 चीज तो दोनों में ही है। कंप्लीटनेस कट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये 3 चीज तो दोनों में ही है। और आर ओ का मतलब हो गया राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ई से हमारा एग्जिस्टेंस हो गया। सर हमें याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो पीवीसी आरोही, पीवीसी आरोही, इस तरीके से करना है। हाँ जी सर, सीक्वेंस भाई लोग इसी सीक्वेंस में लिखना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पीवीसी आरोही, एग्जिस्टेंस लिखना है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, फिर कट ऑफ, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अगर ऊपर नीचे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर देना। ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एसेट्स का, एसेट्स में बोला गया मशीन तो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इन्होंने बोला कि भैया जो बैलेंस शीट में दिख रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं दिखती, एक्चुअल में है कि नहीं है वो। ठीक है, फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या कंपनी ओन्स करती है और कंट्रोल करती है मशीन को, मतलब ये माउस है, मतलब ये राइट है मेरा, हाँ जी फेंक दूंगा मेरा ही है ना, टूटेगा किसका, मेरा, पिताजी थोड़ी मारेंगे, मैं खुद के पैसे से खरीद कर आया हूँ। ठीक है, इस चीज़ पे ऑब्लिगेशन बोले तो मैं समझा दिया भैया लोन वगैरह है तो मुझे ही चुकाना, नहीं तो ये मेरा माउस उठा ले जाएंगे। ठीक है, फिर बोला गया कट ऑफ, जिस साल परचेस की, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 10 मशीन परचेस की तो पूरा प्रॉपर लिखो, इस साल 10 हो गए 10 मशीन का, ऐसा नहीं कि एक मशीन अगले साल लिख रहे हो। ठीक है, फिर जाता है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन करो प्रॉपर, किसके थ्रू प्रॉपर अपने को वैल्यूएशन करना भी है, 10 करोड़ की तो 10 करोड़ लिखो, उस चीज़ को अपन वैल्यूएशन चेक करेगा, कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। डेप्रिसिएशन वगैरह तो वो भी आप चेक करो, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे लिख देना सर आपको शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने को प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर करना
होगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक तुम मेरे साथ टिक गए ना, बहुत अच्छी बात है, यही चीज़ अपने को याद करना था। ठीक है सर, अब मैंने तुमको ये चीज़ समझा दी है। अब मैं तुमको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे चैप्टर का। सर याद क्या करना था, बस यहाँ तक ही याद करना था, मैंने तुमको करा दिया। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग का यूज़ करना है बस। सर क्या करना है सर, यूज़ करना है। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। इन्होंने क्या किया गया सर, ऑडिट ऑफ इनकम स्टेटमेंट आइटम, मतलब इन्होंने क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम होते हैं ना, हर एक चीज़ का इंडिविजुअल का आप क्या करना है, इनको एजर्शंस बताना। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से मतलब पैसा जितना आ रहा है, अब उसके बारे में बताना, एजर्शंस बताओ, मतलब ऑडिट की क्या प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर। ठीक है, तो सबसे पहले अक्रेंस, अक्रेंस में से तुम एक लाइन याद रखना, याद रखो। अपने लेवल पे बनाना चाहो तो बना सकते हो। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, तो अब अक्रेंस के अपने अंदर क्या लिखना है, वेदर इस साल सेल हुई कि नहीं हुई, सेल का इनवॉइस मैंने इशू किया कि नहीं किया, कोई फेक सेल का ट्रांजेक्शन तो नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। तो अक्रेंस के अंदर तुम लिख देना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ही शुड एंश्योर दैट नो फेक सेल ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड। एक पॉइंट ये लिख दो, एक आध पॉइंट और आ रहा है तो वो लिख दो। ठीक है, क्या लिखना है सर, कुछ भी उठा के यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखो, अपने मन से लगाना, अपने मन से लगाओ। अगर आप अपने मन से लगाओगे ना तो ठीक है, 3 4 5 नंबर तक मिल जाएगा। तुम कितनी चीज़ें याद करोगे, बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, वो जरूर रट लेना, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑडिटर शुड एंश्योर दैट ऑल द रेवेन्यू आइटम रिकॉग्नाइज एज जेन्युइन एंड नो सेल ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड ट्वाइस। कोई भी ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड ना हुआ हो, ठीक है, कोई फेक सेल ना हुई हो, प्रॉपर मतलब इनवॉइस जो है कोई डुप्लीकेट ना हो, ये चीज़ भी आप लिख सकते हो अक्रेंस के अंदर। ठीक है, फिर भाई कट ऑफ, कि भैया सारी की सारी सेल इसी साल लिखनी होना चाहिए जिस साल की सेल है उसी साल लिखो। तो इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, ऑल द रेवेन्यू फॉर द करंट पीरियड शैल बी रिकॉर्डेड इन दिस ईयर ओनली, इस टाइप से आप लिख दो। वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट ये जो मेन मेन पॉइंट है ना, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, ये अपने को एज इट इज छापना है। ठीक है, फिर भाई कंप्लीटनेस, सारे के सारे सेल्स के जो भी ट्रांजेक्शन है कंप्लीटली अपने को क्या पी एंड एल में लिखना है। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, द ऑडिटर शैल वेरीफाई दैट सेल अफेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर हैव बीन इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एंड चेक इफ ईयर एंड सेल ट्रांजेक्शन हैव बीन टेम्पर्ड। क्या बोला है सर, जो सेल हुई है ना, इनको रेवेन्यू के अंदर लिखना है। क्या होता है सर, जितनी भी सेल होती है वो अपने को रेवेन्यू के अंदर लिखना होता है, लिखना होता है ना रेवेन्यू। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सर, हाँ जी सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे ये देखा हुआ ट्रेडिंग, यहाँ पे लिखते हैं सेल, हाँ जी। तो इन्होंने वही बोल दिया कि भैया तुम भी लिख देना डायरेक्ट कि सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हेडिंग होगी रेवेन्यू, रेवेन्यू के अंदर तुमने सेल डाली है कि नहीं डाली, वो चीज़ चेक कर लो। फिर मेजरमेंट, मेजरमेंट करना है सर, क्या चीज़ मेजरमेंट करना है सर, आपने क्या किया हुआ है, रेवेन्यू को मेजर किया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर नहीं किया गया, ये लिखना है, लिख दो। या फिर ट्रेड डिस्काउंट को आपने चेक किया कि नहीं किया गया, ये चीज़ लिख दो। या फिर मेजरमेंट में आप लिख सकते हो वेदर ऑल दी सेल्स ट्रांजेक्शन हैव बीन एक्यूरेटली रिकॉर्डेड और नॉट, इस तरीके से लिख दो। वेदर दी ऑल दी सेल्स ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड विद जीएसटी कैलकुलेशन, ठीक है, मतलब जीएसटी कैलकुलेशन के साथ रिकॉर्डेड हुआ कि नहीं। और ये भी लिख सकते हो मेजरमेंट के अंदर, ऑल दी सेल के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं अर्थमेटिकली एक्यूरेटली विच रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट, ये चीज़ लिख सकते हो। समझ रहे हो, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर तुमको ये चैप्टर याद करना पड़ेगा अगर तुम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे हो तो। ठीक है, फिर जाएगा मेरे साथ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आपको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन याद रखना, ज़्यादा माथाफोड़ी मत करना प्लीज़। शेड्यूल 3 के हिसाब से लिखा है कि नहीं लिखा, बस इतना सा लिख देना। ऑडिटर शुड एंश्योर दैट, क्या बोला गया सर, रेवेन्यू या फिर इनकम फ्रॉम, क्या ऊपर क्या था सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसा कुछ था। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर लिखना है, ऑडिटर शुड एंश्योर दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैज बीन रिकॉर्डेड एज पर शेड्यूल 3 और नॉट। बस ये लाइन लिखना, क्योंकि ये हर सब में आएगा। शेड्यूल 3 याद रखो कि शेड्यूल 3 के हिसाब से लिखा कि नहीं लिखा गया। ठीक है, ये चीज़। अब आती सर अदर इनकम। सर अदर इनकम का भी सेम केस है, भैया कुछ अदर इनकम हुई है, हाँ जी अदर इनकम हुई, तो वो लिख के देगा कि आपकी अदर इनकम में इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, तो उसके बारे में आप बता दो कि आप किस तरीके से ऑडिट करोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। डिविडेंड की इनकम हुई है तो आप बता दो किस तरीके से ऑडिट करोगे। ये सब क्या है सर, पी एंड एल वाले आइटम है, पी एंड एल वाले आइटम है सर, हाँ जी। तो अपने को क्या लिखना है सर, अकरेंस, अकरेंस। तो वेदर दी इनकम पर्टेन टू दिस ईयर और नॉट, इस साल हुई है कि नहीं हुई है, वो पता पड़े। नेक्स्ट ईयर की इनकम थी, हमने इस साल उठा के चेप दी, नहीं, तो अपने को क्या करना है भाई, इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, जो भी वो अपने से पूछे तो लिख दो। वेदर दी इनकम हैज बीन एक्रूड और अराइज्ड दिस ईयर और नॉट,
इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। एक आध चीज, एक लाइन और लिख दो भैया, फॉर्म 26 के अंदर हमारी जो इंटरेस्ट इनकम शो हो रही है कि नहीं हुई है, वेदर द इनकम बोले तो वेदर द इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम हैव बीन शोन इन फॉर्म 26 एएस और नॉट। फॉर्म 26 एएस क्या होता है भाई, तुम आर्टिकल शिप कर रहे होगे तो तुम्हें पता है, नहीं कर रहे होगे तो तुम करोगे तो पता पड़ जाएगा। मतलब ये क्या भाई, गवर्नमेंट के पास एक फॉर्म रहता है, वहाँ जनरेट होता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। मतलब अपन इसको डाउनलोड करते हैं, दिखता है कि हमारी कितनी इनकम है। इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। फिर कट ऑफ, भैया कट ऑफ का मतलब क्या सर, इस साल की जो इनकम है इसी साल लिखो। मतलब अनअर्न जो इंटरेस्ट है वो, ये सब याद मत करना, बस तुम अपने कॉमन सेंस से यूज करके लिखना। जो एक्रूड इनकम है वो अपन ने लिखी कि नहीं लिखी, अनअर्न इनकम, अनएक्रूड इनकम शैल नॉट बी रिकॉर्डेड दिस ईयर, बात खत्म। ओनली एक्रूड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड दिस ईयर। इस टाइप से कंप्लीटनेस लिखो, वेदर प्रॉपर जितनी हमारी इंटरेस्ट की इनकम है रिकॉर्ड की गई कि नहीं, रिकॉर्ड अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड की कि नहीं। मेजरमेंट चेक करना है, तो मेजरमेंट के अंदर क्या सर, रेट देख लो अपन, अपने पास पॉइंट है कि भैया रेट चेक कर लो एक बार कि जो डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, वेदर दी इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, सॉरी वेदर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज टू द इंटरेस्ट इनकम इज अप्रोप्रिएटली और नॉट, ठीक है, उसका कैलकुलेशन देख सकते हो। इस तरीके से लिखना है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में एज पर शेड्यूल 3 लिखा है कि नहीं, बस इतना लिखो बस। अब है सर परचेस, परचेस के अंदर भी यही सब चीज़ें, पांचों पॉइंट है। अब चाहो तो इनको रीड करना, मैं बोलना चाहूँगा भाई कॉमन सेंस से लिख दे, बहुत अच्छी बात है। ये ऊपर अपन ने जो पढ़ा हुआ है ना समरी, ये पढ़ ले भाई, इसके अंदर से ही सब कुछ निकाल के लिख दे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम ये इन सब चीज़ों में अगर भिदोगे ना तो भाई तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा, लास्ट डे एग्जाम वाले दिन तुम लिख नहीं पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यही सब चीज़ है। प्रेजेंट ये हमारी परचेस है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट तो आने का चांसेस कभी नहीं है, मत पढ़ना। फिर जाएगा हमारा क्या, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन। सर डेप्रीशिएशन में क्या सर, अकरेंस इस साल की है कि नहीं है, ठीक है। कट ऑफ भैया पूरे हमारे पूरे साल की लिखो, सॉरी अकरेंस के अंदर क्या लिखना होगा कि भैया तुम्हारे पास मतलब हमारे पास एसेट है तो ही डेप्रीशिएशन लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। जैसे हमने एसेट परचेस कर ली तो डेप्रीशिएशन नहीं लगाना। एसेट में कब लगाना है, जब पुट टू यूज हो। इनकम टैक्स में पड़ा होगा, एसेट अगर आपने परचेस किए तो नहीं लगाना, जब पुट टू यूज करोगे तब लगाना है। तो अकरेंस के अंदर ये लाइन लिखोगे। कट ऑफ के अंदर भैया इस साल का डेप्रीशिएशन इसी साल लिखो। कंप्लीटनेस का मतलब बोला गया कि भैया हमको क्या दे रखा हुआ है, एंश्योर द डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन चार्ज, ठीक है। एक मिनट इस टाइप से लिखो कंप्लीटनेस कि भैया इस साल जितनी भी डेप्रीशिएशन वगैरह है, अमोर्टाइजेशन वगैरह है, प्रॉपर पीएनएल में चार्ज करना है अपने को, ठीक है। प्रॉपर मतलब अपने को जो फिक्स एसेट्स है उसमें से माइनस करके लिखना है। कंप्लीटनेस प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद सर मेजरमेंट, भैया मेजर करना है अपने को, रेट ऑफ जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है शेड्यूल 3 के हिसाब से लगाना है, ठीक है। सिंपल है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में लिखना भैया शेड्यूल 3 के हिसाब से लिखना। फिर फिक्स्ड इनकम, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट लगा, मैंने किसी से लोन लिया उसका मेरे को इंटरेस्ट लगा, उसको मैं बोलूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वही अकरेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, वही वाली चीज़ है, ठीक है। और मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन। फिर अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस मतलब भैया खर्चा, फ्यूल का खर्चा, पावर का खर्चा, रेंट का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, सैलरी का खर्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन चीज़ों में एक एक पॉइंट अपने को घुसेड़ के लिखना है बस, ठीक है। इस तरीके से लिखना। अब सर बैलेंस शीट के आइटम की बात कर दी। सर बैलेंस शीट के आइटम में सर पीपी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, जून 19 में आया हुआ है सर। पीपी में सर एक क्वेश्चन आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हो, इनके अंदर सिर्फ दो दो लाइन तुम्हें याद करनी है भैया। ये बैलेंस शीट वाले आइटम आ गए सर। बैलेंस शीट वाले आइटम क्या होगा, पीवीसी, क्या था सर, आर ओ ई, ठीक है। ई का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस, तो पहला पॉइंट है भैया एग्जिस्टेंस, ठीक है। ROE। फिर दूसरा पॉइंट क्या था सर, ROE, ओ का मतलब सॉरी आर और ओ का मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ROE। क्या बोला गया फिर, सी का मतलब क्या था, कट ऑफ एंड कंप्लीट, वो कंप्लीटनेस। फिर था हमारा पी और वी, तो बोला गया वैल्यूएशन, ठीक है। फिर पी से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी के पास बुक हो तो प्लीज़ यहाँ पे सुधार लेना, ये एफ पॉइंट लिखा हुआ है। अगर ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ये क्या है सर, एफ पॉइंट है, और ये कुछ लिखा हुआ तो इसका 4th नंबर का पॉइंट है, ठीक है। इतना सा तुम सुधार लेना, ठीक है। तो सर इसके अंदर से एक एक लाइन जरूर इसमें पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और नहीं पढ़ रहा है तो वो जो ऊपर अपन ने पढ़ा था वही वाली लाइन अपने को लिखना है कि भैया एग्जिस्टेंस क्या सर, पीपी देखना है कि भैया फिजिकली आप क्या करें सर, वेरिफिकेशन करें। पढ़ा दिया भाई मैंने, फिजिकली आप वेरीफाई करो, ठीक है। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वेदर पीपी मेरे नाम पे है कि नहीं, मेरे ऊपर कुछ लाइबिलिटी है तो मेरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर भाई कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब क्या है भाई, बैलेंस शीट में कट ऑफ मतलब इस साल जितनी परचेस की वो लिखना है अपने को, ठीक है। वैल्यूएशन करना है अपने को। फिर वैल्यूएशन मतलब क्या है सर, कॉस्ट डेप्रिसिएशन माइनस करके अपने को पीपी लिखना है। पीपी मतलब क्या होता है सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट, लैंड वगैरह वो चीज़, ठीक है। एसेट की बात करें इस तरीके से। फिर एफ में सर प्रेजेंटेशन बोला गया। प्रेजेंटेशन किस तरीके से करोगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से करना है सर। अपने को पता है सर नॉन करंट एसेट के अंदर आते हैं, हाँ जी सर, नॉन करंट एसेट के अंदर आप डाल दो
शेड्यूल 3 के हिसाब से आप डाल दो, टेंजेबल एसेट्स के हिसाब से डाल दो, नॉन टेंजेबल है तो नॉन टेंजेबल के हिसाब से डाल दो, फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट के हिसाब से डाल दो। तो अपन को लिखना है क्या सर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स के अंदर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में लिखना है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से लिखना है, और अंडर दी हेड नॉन करंट एसेट, फिर अंडर दी हेड नॉन करंट एसेट एंड सब हेड, उसके अंदर सब हेड क्या जाएगा, टेंजेबल है, इंटेंजिबल है, या फिर फिक्स्ड है, वो सब चीज़ें। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है अपने को। पेटेंट ऑन कॉपीराइट आने के बहुत कम चांसेस हैं, अगर आया भी पेटेंट एंड कॉपीराइट, ये क्या सर, इंटेंजिबल एसेट है, बाकी के सारे पॉइंट इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सर इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट भी वही सब चीज़, एग्जिस्टेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन। देखो समझ आ रहा है ना, हाँ जी सर समझ आ रहा है तो कॉमन सेंस से लिख देना, नहीं आ रहा तो बेटा एक एक लाइन याद कर लेना बस। ठीक है, अब स्टॉक, स्टॉक्स से रिलेटेड जरूर याद करना, 2 या 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, सेम चीज़ दे रखी हुई, एक एक लाइन इसके अंदर रटना है। अपने मन से बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा कि भैया अपन अपने मन से लिखो तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आप इनके हिसाब से पढ़ोगे तो फिर तुम रट्टे में ही पढ़ने वाले हो कि भाई तुम्हारा टाइम कंज्यूम ही होगा इन सब चीज़ों में। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्या हमारा स्टॉक 31 मार्च को मेरा जो स्टॉक था, वो एक बार क्या करो सर, फिजिकली या क्या करो सर, उसको फिजिकली वेरीफाई करके आओ, है कि नहीं, 10 करोड़ का दिखा रहा हूँ, है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, भैया पता पड़ा बगल वाले का तुमने दिखा दिया क्या, ऑडिट वो स्टॉक, तो क्या परचेस इनवॉइस चेक करो कि भैया हाँ हमारा ही है कि नहीं है, जीएसटी के पोर्टल पे चेक करो, तो इन्होंने दे रखा था, कुछ तो दिया होगा यहाँ पे, हाँ ये दे रखा होगा परचेस इनवॉइस, एक बार चेक कर लो। और 31 मार्च को कुछ रिसीव हुए कि नहीं हो, वो सब चीज़ चेक कर लो। कट ऑफ लिखो, इस साल का इस साल ही लिखना है। कंप्लीटनेस बेटा जिधर लिखना है उधर लिखो, किधर लिखना है, किधर लिखना है, किधर लिखना है सर, हमारा जो कंप्लीटनेस है, मतलब जो स्टॉक, अगर हमारा स्टॉक इन ट्रांजिट है वो भी अपने को लिखा है कि नहीं लिखा, वो सब चीज़ें है ना, मैंने पढ़ा दिया है, बस मैं आपको वैल्यूएशन करना भी है, लीफो फीफो वेटेड एवरेज, एक बार आप वैल्यू, एक कंपनी किस टाइप से वैल्यूएशन कर रही है आपको एक बार चेक करना है, मेथड चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बोला गया भैया शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने को दिखाना है, किस चीज़ में दिखाना है, अंडर दी हेड करंट एसेट, और उसके अंदर सब हेड क्या जाएगा, इन्वेंट्री, बस एक लाइन लिख दो बस। लोन वगैरह आ गया, लोन वगैरह लिया हुआ है तो सेम चीज़ें दे रखी हुई वही सब चीज़ लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल है तो सेम चीज़ लिखना है। उसके बाद ये कैश वगैरह है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक कुछ और स्पेशल चीज़ें दे रखी हुई हैं। रुको रुको रुको, नहीं स्पेशल नहीं, सॉरी, शेयर कैपिटल के बारे में बात कर दी गई है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड आया तो बोरोइंग से रिलेटेड आया तो सेम पॉइंट, फिर इन्होंने बोला ट्रेड पेएबल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आया। अब यहाँ से कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। अभी तक तो मैंने क्या पढ़ाया, इनकम एक्सपेंडिचर, और क्या पढ़ाया सर, मतलब P&L पढ़ाया और बैलेंस शीट पढ़ाया। ठीक है, 44 मिनट्स की वीडियो बन गई। ठीक है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन बचा दिए सर, कि भैया अगर तुमसे पूछा कि ऑडिट करो किस चीज़ का, शेयर कैपिटल का अल्टरेशन हो रहा है, मेरे पास 10 करोड़ की शेयर कैपिटल थी, अब उसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, कंपनी के अंदर बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो अब उसका ऑडिट कैसे करोगे, मतलब कंपनी के पास 10 करोड़ थी, उनने बढ़ा के 12 करोड़ कर दी। ठीक है, तो अब अपन को चेक करना है, ऑडिटर हो तुम, बताओ रूल्स और रेगुलेशन तुम क्या फॉलो करोगे। सबसे पहली चीज़ है, मैं उस कंपनी का क्या देखूंगा सर, नियम कानून देखूंगा। सर क्या देखूंगा सर, मैं नियम कानून। सर नियम कानून में क्या कि भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मुझे अलाउ कर रहा है कि नहीं, कंपनी के केस में क्या करेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ कर रहा है कि नहीं। ऑडिटर मस्ट कंफर्म दैट अल्टरेशन वाज अलाउड एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये लिख देना। ठीक है, फिर आपको वेरीफाई करना है, मिनट्स को वेरीफाई करना है, किस चीज़ में, बोर्ड मीटिंग का, कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अल्टर किया कि नहीं, मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि नहीं अल्टर करने का, वो चीज़ चेक करना है। तो क्या लिखेंगे, ही शैल वेरीफाई द मिनट्स, जो मिनट्स होता है मैंने तुमको समझाया था, मिनट का मतलब समरी होता है, ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर की जो मीटिंग है वहाँ पे भैया बोर्ड जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, चेंज अप्रूव क्या बोलते हैं उसको, अल्टरेशन करने के लिए। ठीक है, वो चीज़, ही शैल ऑल्सो वेरीफाई द अल्टरेशन एज इफेक्टेड कॉपी इन द मेमोरेंडम। ठीक है, इसको छोड़ दो, 2 पॉइंट करो, फिर यहाँ पे और भी पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ, छोड़ दो। क्या दे रखा हुआ है, ही शैल ऑब्टेन अ रीजन फॉर विच द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी अल्टर। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर किया, चेंज किया गया मेमोरेंडम को, तो उसका रीजन भी आप लो, किससे, मैनेजमेंट से, कि तुमने क्यों चेंज किया। इस तरीके से 2-3 पॉइंट आप उठा के लिख देना। ठीक है, तो आराम से आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि इशू ऑफ बोनस शेयर इशू किया गया, तो 1-2 पॉइंट इसमें से तुम रीड कर लेना, बहुत अच्छी बात होगी। सर बोनस शेयर में भी अपने को परमिशन लेना पड़ेगा, हाँ जी। तो क्या बोला गया, कंफर्म कर लो। देखो पहली चीज़ क्या है भैया, कंफर्म किससे करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंफर्म करेंगे, शेयर होल्डर से कंफर्म करेंगे। तो ये 2 चीज़ें तो ऊपर शेयर कैपिटल में भी आनी थी और नीचे बोनस में भी आना था। तो ऑडिटर मस्ट कंफर्म दैट इशू ऑफ बोनस शेयर वाज ऑथराइज बाय आर्टिकल। और हाँ, तीसरी चीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी कंफर्म करना है। ठीक है, मिनट बुक में एक बार चेक करो। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, ये 2 पॉइंट ऊपर भी थे, यहाँ पे भी थे। ठीक है,
और हमने बोनस शेयर इशू किए हुए हैं, तो बोनस शेयर किस पे दिए जाते हैं सर? बोनस शेयर दिए जाते हैं फुल्ली पेड अप शेयर पे। तो एक पॉइंट वो लिख दो, चेक करो ऑडिटर शुड चेक वेदर दी बोनस हैज बीन इशूड टू ओनली फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप शेयर्स पे दिए हैं कि नहीं दिए गए, वो चेक करेगा। 3 पॉइंट यहाँ से आ गए। एक आध पॉइंट और याद रखो कि ही शैल चेक वेदर द पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। हाँ, अगर कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स थे उनको फुल्ली पेड अप कर दो और उसके बाद आपको बोनस शेयर इशू करना है, ठीक है। बस सिंपल 3-4 पॉइंट याद रखो। री इशू फॉर फ्यूचर आने के चांसेस नहीं है, इशू ऑफ डिवेंचर भी नहीं है चांसेस आने के, ठीक है, और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी नहीं है आने के चांसेस, ठीक है। डिविडेंड भी नहीं आने का चांसेस है, ठीक है। फाइनल डिविडेंड भी ये बकवास चीज़ है। बस बस अब कुछ भी नहीं करना, खत्म है ये सब, खत्म, छोड़ो। चलो हम आ गए हमारे चैप्टर के लास्ट पे, ठीक है। खत्म हो गया हमारा चैप्टर, खत्म, टाटा, ओके, टेक केयर, बाय बाय। 47 मिनट्स में मैंने तुमको चैप्टर 20-25 पेजेस का पढ़ा दिया, पूरा समरी दे दिया। तुमको बस एक चीज़ पे टिकना है, अभी भी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ पे टिकना है। ये जो ऊपर के जो 3 पेज मैंने याद कराए हुए उन पेजेस पर टिकना है। उसके बेसिस पर कॉमन सेंस लगा के सारा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें। चैप्टर नंबर ये दे रखा हुआ है स्टार्टिंग से लेके पहला पेज, और ये दूसरा पेज, और ये हमारा तीसरा पेज। इन 3 पेज पर अपने को काम, सॉरी, हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ, यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक ये एक पेज ये वाला, और ये दूसरे 2 पेज अपने को पढ़ना है। इसमें ही सारा सार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और चलो, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।